कितना 2.2, और कोई? ऐसा कभी नाम सुना हुआ आपने ऐसा कुछ? सुना है क्या? यही होता है मुझे। ये क्या होता है? ये वाला सही है ऊपर वाला, या नीचे वाला सही है? दोनों सही है। 3.2 आएगा। ये दोनों सही हैं। ये हैप्लॉइड के लिए है, ये किसके लिए है? डिप्लॉइड के लिए है। समझ में आ गई क्या बात? इक्वल आएगा 4.6 इंटू 10⁻6, और यूक्लिड का 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होता है। ऐसा ही होता है ना? और देख लेना कहीं कंफ्यूजन हो जाए। देखो, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। तो जीनोम का ऑर्गेनाइजेशन करने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जीनोम क्या होता है। तो जीनोम को आप कैसे डिफाइन करोगे, ये बताओ। क्या होता है जीनोम? ये वाला नहीं बोलेगा कोई भी। इसके अलावा कोई डेफिनेशन हो तो बताओ। जेनेटिक्स में पढ़ लिया ना आपने, क्या होता है? मोल बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ लिया आपने। कम हो वो तो जेनेटिक मटेरियल की बात हो गई फिर, है ना? आप बोल रहे हो जो 2 ग्रुप वाली बात कर रहे हो ना, 2 ग्रुप पे OH होता है और O होता है, सॉरी H होता है, वो नहीं है। जीनोम का मतलब होता है जितनी भी आपकी टोटल लेंथ होती है DNA की, उसको अपन क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। देखो जीनोम के बारे में क्या लिख रहा है? टोटल जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल आपका RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है। प्रेजेंट इनसाइड ए सेल, एक सेल के अंदर जितना भी टोटल क्या है जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो RNA का हो चाहे वो किसका हो, DNA का, उसको क्या बोलते हैं? जीनोम। अब अपने अंदर क्या होता है बताओ? जेनेटिक मटेरियल DNA होता है। क्या होता है? DNA होता है। अब ये बताओ मेरे को कि जेनेटिक मटेरियल का दोनों हो सकते हैं क्या कभी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर? DNA या RNA दोनों हो सकते हैं क्या? पॉसिबल है क्या ये? एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं क्या? DNA और RNA हो सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। दोनों नहीं है, दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते। दोनों जेनेटिक मटेरियल या तो क्या रहेगा? RNA रहेगा या फिर DNA रहेगा। पहले क्या था? पहले RNA तो था। पहले RNA क्या था? एक जेनेटिक मटेरियल था। उसके बाद जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो स्टेबिलिटी के कारण क्या हो गया? DNA को जेनेटिक मटेरियल माना गया। ह्यूमन का जो क्रोमोसोम है, हैप्लोइड की बात कर रहे हैं, कितना होता है? देखो जीनोम का साइज 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर, लगभग कितना मिलेगा आपको? 1.1 मीटर। जबकि डिप्लॉइड की बात करें, क्योंकि अपन तो डिप्लॉइड है 2n होते हैं ना, तो कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होता है। तो एवरेज कितना मानेंगे इसको? 2.2 मीटर। तो कितना होता है जीनोम की साइज कितनी होती है? 2.2 मीटर होती है। 2.2 मीटर जानते हो कितना होता है? कितना ही होता है? देखो इधर लिख रखा है ह्यूमन न्यूक्लियस का डायमीटर। जो न्यूक्लियस का डायमीटर होता है अपना, वो कितना होता है? 10⁻⁻5 मीटर। इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर अपन को क्या करना है? 2.2 मीटर लॉन्ग DNA को क्या करके रखना है? पैकिंग करना है। क्या करना है? पैकिंग। पैकिंग करनी पड़ेगी ना। इसको क्या बोलते हैं? DNA पैकेजिंग। क्या बोलते हैं? DNA पैकेजिंग बोलते हैं। समझ आ गई क्या बात? तो DNA पैकेजिंग पढ़ने वाले हैं। तो DNA पैकेजिंग से पढ़ने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? जीनोम को क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना पड़ेगा ना। इसको कैसे बनेगा वो तो पता लगे, उसके बाद में क्या करेंगे अपन? पैकिंग। ये कैसे पॉसिबल है बता सकते हो कोई? कि न्यूक्लियस अपना होता है 10⁻⁻5 मीटर, और इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर अपन को क्या करना है? इस DNA को क्या करना है? पैक करना है।
तो ये कैसे पॉसिबल है? कंडेंसेशन और देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको एक। मकर संक्रांति अभी आने वाली है, संक्रांत बोलते हैं इसको। मकर संक्रांति पे अपन वो लेके आते हैं ना, क्या चक्री लेके आते हैं, लेके आते हैं ना, उसके अंदर धागा होता है ना, वो मांझा। अब देखो वो तो होता है तो लंबा, उसको अपन बोलते हैं 10 रुपए का दे दे, 20 रुपए का दे दे, है ना। तो उसको अपन उठा के नहीं लेके आ सकते, उठा के लेके आ सकते हैं क्या मांझे को? वैसे नाप के देता है ना अपन को, पहले से नाप के देता था ऐसे इस प्रकार से। तो अपन क्या करते थे, अपने पास में चक्री नहीं होती थी, तो क्या करते थे, हाथ में लपेटते थे उसको, है ना। तो अपन छोटे थे तब की बात है ये, अब बड़े हो गए तो पतंग लंबी जानी चाहिए, है ना। तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, मांझा भी ज्यादा चाहिए ना। तो अपने पास में जो सदा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सदा ही बोलते हैं ना, व्हाइट कलर की आती है सदा, सदा बोलते हैं उसको। अब उस सदा को क्या करना है अपन को, रोल करना पड़ता है, किसके ऊपर, चरखी के ऊपर करना पड़ता है ना। सेम टू सेम वैसे ही करना, क्या करेंगे अपन, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या करेंगे, डीएनए को पैकिंग करने वाले हैं। बोलो बात समझ आएगी ना। सदा तो क्या हो गई अपनी, डीएनए, और चरखी क्या हो गई, न्यूक्लियस हो गया। अब इतनी आपके पास में देखो सदा कितनी सारी है, रस्सी बहुत सारी है ना, बहुत लंबी है। अब उसको आप वैसे के वैसे पैक करो, आप वैसे के लेके आओ आप, तो क्या संभल सकती है क्या वो आपसे, उलझ जाएगी वो, उलझ जाती है ना। इसलिए उसको अच्छे तरीके से पैकिंग करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, चरखी का यूज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। सेम टू सेम वैसे ही अपन को पैकिंग करनी है, किसकी, डीएनए की। कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, ये नाम सुना होगा आपने, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होती क्या है, ये अपन को पैकिंग के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, पैकिंग। ये पैकेजिंग करवाएगी अपनी। आपको पता है जो क्रोमोसोम होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है आपका, एक तो हिस्टोन प्रोटीन से। पहले तो बताओ क्रोमोसोम पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पे नेगेटिव है, इसका मतलब क्रोमोसोम पे भी नेगेटिव है। क्रोमोसोम पता है किस किस से मिलकर बना होता है, किस किस से मिलकर बना होता है, एक तो क्रोमेटिन से और एक हिस्टोन प्रोटीन, है ना, हिस्टोन से होता है ना। तो आपकी क्रोमेटिन पे तो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, डीएनए तो है वो। फॉस्फोरिक एसिड के कारण क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फिर बताओ क्रोमोसोम कैसा होगा, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल। जैसे कि आप सपोज करो इस प्रकार से मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, ये आपका क्रोमोसोम है, ऐसे स्ट्रक्चर देखी होगी आपने। इसको अपन जैसे जूम करके देखा ना, यहाँ से इसको खोल के देखा ना, इस प्रकार से आपको दिखेगा ऐसे, ऐसे दिख रहा है क्या। अब इसमें ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसके अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी होती है हिस्टोन प्रोटीन, क्या होती है, ऐसे लिख देता हूं मैं ना। यहाँ पर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। जैसे कि ये आपकी हिस्टोन प्रोटीन, ऐसे हिस्टोन प्रोटीन है, और इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर इस प्रकार से डीएनए क्या होता है, रैप्ट होता है। क्या होता है, रैप्ट होता है इस प्रकार से। इस प्रकार से डीएनए है आपका। ये क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, इस हिस्टोन के ऊपर क्या होगा, रैप्ट होगा। ये आपकी हिस्टोन प्रोटीन है, क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। ये आपकी हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन के टाइप होते हैं अलग अलग, जैसे कि आपने नाम सुना होगा H2A, H2B,
H3 और H4। इसके अलावा H1 भी होती है। बात समझ आएगी क्या? तो इस प्रकार से क्रोमेटिन आपके किसके ऊपर रैप्ट रहेगा? हिस्टोन के ऊपर रैप्ट रहने वाला है, रैपिंग करके रखेगा। समझ में आएगी क्या बात? इस प्रकार से रहता है। और ये नॉर्मली कैसा रहेगा आपका? हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में। कैसा रहेगा? हेट्रोक्रोमेटिन। यदि आपको रेप्लिकेशन करना है, क्या करना है? रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन किसका करते हो आप? डीएनए को तो करोगे, डीएनए करोगे, तो डीएनए को इस हिस्टोन प्रोटीन से अलग करना पड़ेगा आपको, तभी तो क्या कर सकते हो आप? रेप्लिकेशन करोगे ना। तो हिस्टोन प्रोटीन से आपको डीएनए को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा, करेंगे। और सेपरेट करने के बाद में क्या करना पड़ेगा बताओ? ये हेट्रोक्रोमेटिन अभी, तो फिर इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? यूक्रोमेटिन में चेंज करना पड़ेगा ना। क्योंकि यूक्रोमेटिन कैसा होता है आपका? जेनेटिकली एक्टिव रीजन होता है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन पॉसिबल होते हैं ना। तो इसको हेट्रोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन में चेंज करना पड़ेगा। अब आपको पता है हेट्रोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन में चेंज कौन करता है? क्लिक करो दिमाग के ऊपर। हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब क्या होता है? सेल सिग्नलिंग में मैंने बताया था न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर के बारे में, याद है क्या आपको? न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर। और उसमें मैंने अच्छी तरीके से बताया था हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, यूक्रोमेटिन क्या होता है। वहाँ पे एंजाइम काम करते हैं हिस्टोल एसिटाइल ट्रांसफरेज, HAT, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। और ये काम करता है HDAC, हिस्टोन डीएसिटाइलेज। अब आपको उसका काम पता होना चाहिए कि HAT क्या काम करता है और HDAC क्या काम करता है। डेंसली पैक्ड का मतलब क्या होता है? डेंसली पैक्ड का मतलब होता है कंडेंसेशन होता है उसका, कंडेंस्ड हो गया ना वो, कंडेंस हो गया, इसका मतलब वो हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में है। और लूजली होता है वो यूक्रोमेटिन रीजन होता है, तो वहां से आप रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन करवा सकते हो। तो वहां पर एंजाइम काम में आते हैं हेट्रोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन में और यूक्रोमेटिन को हेट्रोक्रोमेटिन में चेंज करने के लिए। और वहां पर कुछ मॉडिफिकेशन भी होते हैं, जैसे कि एसिटाइलेशन वगैरह हो गया, मिथाइलेशन हो गया, फॉस्फोराइलेशन हो गया, यूबिक्विटिनेशन हो गया, इस प्रकार से। तो ये जो मैंने आपको नाम बताए मॉडिफिकेशन वाले, जैसे कि एसिटाइलेशन हो गया, मिथाइलेशन हो गया, यूबिक्विटिन, तो इनसे क्या हो सकता है? डीएनए हेट्रोक्रोमेटिन में भी चेंज होता है और यूक्रोमेटिन में भी चेंज होता है। डिपेंड किस पे करता है कि आपने हिस्टोन प्रोटीन की कौन सी प्रोटीन के ऊपर क्या किया है? मॉडिफिकेशन किया है। जैसे आपने नाम सुने ना H2A, H2B, H3 और H4। जैसे मैं लिख दूंगी H3H, जैसे कि H3 प्रोटीन है आपके पास में, और उसके अपने लाइसिन के कौन से अमाइनो एसिड के ऊपर कर दिया है आपने? 4th अमाइनो एसिड के ऊपर क्या कर दिया आपने? कोई मिथाइलेशन कर दिया हो, कोई एसिटाइलेशन कर दिया हो, जैसे ऐसे लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या मानोगे आप? कि जो H3 प्रोटीन है, H3 प्रोटीन कहाँ की है बताओ? हिस्टोन की, तो हिस्टोन का तो पार्ट है ये। H3 प्रोटीन है, उसके लाइसिन का कौन सा वाला अमाइनो एसिड है? 4th अमाइनो एसिड में क्या कर दिया आपने? मिथाइलेशन कर दिया, सपोज करो। तो उससे क्या हो सकता है? उससे हेट्रोक्रोमेटिन में चेंज हो सकता है और यूक्रोमेटिन में भी डीएनए चेंज हो सकता है। समझ में आएगा? डिपेंड किस पे करता है कि कौन से अमाइनो एसिड आपने क्या किया है? मॉडिफिकेशन किया है। बात समझ आएगी ना? अभी मॉडिफिकेशन अपन देख लेंगे। यहाँ तक बात समझ आएगी क्या आपको? अब हिस्टोन प्रोटीन देखो, हिस्टोन प्रोटीन किसके लिए चाहिए आपको? ये पैकेजिंग के लिए। किसके लिए चाहिए? पैकेजिंग के लिए। जो आपका डीएनए है, उसे डीएनए 2.2 मीटर डीएनए को अपन को किस में अरेंज करना है? न्यूक्लियस के अंदर क्या करना है? पैकिंग करना है। तो उसके लिए अपन को चाहिए हिस्टोन प्रोटीन। क्या चाहिए? हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन होती है वो बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होती है। बात समझेगी क्या? हिस्टोन प्रोटीन क्या रहेगी? बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट रहेगी। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होकर इसकी जैसी प्रोटीनें आपको देखने को मिलती हैं। हिस्टोन लाइक प्रोटीन आपको देखने को मिलते हैं किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगी, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन जैसी प्रोटीन आपको देखने को मिल सकती है। तो यूकेरियोटिक में जो हिस्टोन प्रोटीन काम करेगी, सेम टू सेम वैसी प्रोटीन कहाँ पे मिलेगी आपको? प्रोकैरियोटिक में। जो काम इन करेगा ना, जैसे काम होता है वैसे ही ये वाली प्रोटीन भी करेंगी। लेकिन ये कौन सी प्रोटीन नहीं है? हिस्टोन प्रोटीन नहीं है प्रोकैरियोटिक वाली। समझ में आई ये बात? ये आपकी कैसे मिलेंगी? हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन की जैसे ही काम करने वाली प्रोटीन है। तो ये क्या होती है? हिस्टोन लाइक प्रोटीन प्रेजेंट होती है किसके अंदर?
प्रोकैरियोटिक के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर आपको क्या नहीं मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेंगी। हिस्टोन प्रोटीन जैसी प्रोटीन आपको देखने को मिल सकती है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन का काम होगा वो यहाँ पर ये प्रोटीन कर देगी। समझ में आ गई क्या बात पैकेजिंग के लिए। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक की। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं आपकी, वो कैसी होती है नेचर के अंदर, बेसिक। बेसिक का मतलब क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं आपके, एस्पराजिन, ल्यूसिन, लाइसिन। बताओ। गिनो कितने अमीनो एसिड हो गए, बीस हो गई क्या, ये 20 अमीनो एसिड है आपके। अब इनके अंदर एसिडिक कौन से होते हैं बताओ, एसिडिक, ये एसिडिक है ना, ये एसिडिक है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना इनके ऊपर। नाम क्या है इसका, एस्पार्टेट, और इसका ग्लूटामेट। ये एसिडिक है, कैसे होते हैं ये, एसिडिक होते हैं ये। एसिडिक नेचर क्या है, ये आपके, ये देखो ये वाले कहर, इसका मतलब क्या है, ये लाइसिन, इसका मतलब हिस्टिडीन, और इसका मतलब आर्जिनिन। ये कैसे होते हैं आपके, बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं नेचर के अंदर, बेसिक। और ये वाले, ये वाले कैसे होते हैं, पढ़ी आपने बायोकेमिस्ट्री, मैंने नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं आती है बायोकेमिस्ट्री। तो ये वाले आपके कैसे हैं, अपन को तो इस पे फोकस करना है, अभी बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे अपन, है ना। कैसे हैं ये, बेसिक है नेचर के अंदर। बेसिक बोले तो ये कैसे होते हैं आपके, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना। इसका मतलब ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। और ये वाले, ये डीएनए पे मिलेंगे आपको, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होते हैं ना ये। तो ये माइनस फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, वो वाला। और ये याद करने की तरीका है 20 अमीनो एसिड को। पहले देखे क्या आपने ट्रिक ऐसी कभी, याद हो गई होगी सबको, करवाए किसी ने याद। गवली पीएम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गवली पीएम। तो गवली पीएम दिख रही है क्या आपको, गवली पीएम, FWST, फिर NQCY, फिर कहर, और फिर डे, ऐसे आती है ये। ऐसे ऐसे अलग अलग होते हैं ये 20 अमीनो एसिड होते हैं। समझ में आ गई ये बात। तो ये याद करने की ट्रिक है। तो ये अलग होते हैं, ये अलग होते हैं, ये अलग होते हैं, और ये अलग होते हैं, है ना। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं उधर वाले, है ना। तो ये आपको याद रखनी है ट्रिक। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हिस्टोन प्रोटीन आपकी कैसी होती है नेचर के अंदर, बेसिक होती है। इसका मतलब इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अभी पढ़े आपने कौन कौन से हैं अमीनो एसिड, लाइसिन और, तो लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड के कारण ये हिस्टोन प्रोटीन कैसे होती हैं आपकी नेचर में, कैसे होती हैं, बेसिक होती हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो ये तो है बेसिक आपकी हिस्टोन प्रोटीन। आपका डीएनए कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो हम समझ में आ गई बात। फॉस्फोरिक एसिड मिलता है ना आपको, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसा होगा आपका डीएनए, नेगेटिव चार्ज। तभी तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तभी तो पैकिंग करवाएंगे अपन अच्छी तरीके से, पैकेजिंग तभी हो पाएगी। और आपके टाइप कितने होते हैं आपके हिस्टोन प्रोटीन के, H2A, H2B, H3, H4 और H1। बताओ इस स्लाइड के अंदर प्रॉब्लम है तो
नहीं है। चले आगे, ये नाम आप याद रखना, H2A, H2B, H3, H4 और H1। अब देखो, ये आपका क्रोमेटिन है, डीएनए है, 2.2 कितना होता है इसका डायमीटर, 2 नैनोमीटर का। कितना होता है, 2 नैनोमीटर का। ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये कितना होता है, 2 नैनोमीटर का। अब यहाँ पर सबसे पहले जो प्रोटीन आती है वो कौन सी आएंगी बताओ, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी आएंगी, हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि डीएनए के ऊपर क्या करना है आपको, हिस्टोन प्रोटीन को पैकेजिंग करना है ना। तो पैकेजिंग करने के लिए आती है कौन, डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन आती है। अब हिस्टोन प्रोटीन कौन सी आती है, H2A, H2B, H3 और H4। अभी नॉर्मल समझ लो कि कौन आएगा, हिस्टोन प्रोटीन आएगी। अब थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे कि पहले कौन सी, सबसे पहले कौन सी आने वाली है, सबसे लास्ट में कौन सी आने वाली है। अभी नॉर्मल स्टडी देखो, ये आपकी क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, H2A, H2B, H3 और H4। समझेगी ना, दो दो आती हैं ये, तो दो ये, दो ये, दो ये, दो ये, कितने हो गए टोटल, 8। उसको बोलते हैं ऑक्टामर। क्या बोलते हैं, ऑक्टामर। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टामर बोलते हैं। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोर हिस्टोन। क्या बोलते हैं, कोर हिस्टोन। तो बताओ कोर हिस्टोन के अंदर H1 प्रोटीन आपको दिख रही है क्या, H1 प्रोटीन नहीं होती है। क्या नहीं होती है, H1 प्रोटीन। तो H1 प्रोटीन कोर हिस्टोन के प्रोटीन नहीं होती है। बात समझ में आ गई क्या बात। तो ये कोर हिस्टोन ऑक्टामर है। ऑक्टामर कैसे बना पता लग गया क्या आपको, 200 मिनट इनकी, 2 2 2 2, तो टोटल 8 हो गई। तो ये आपका कोर हिस्टोन ऑक्टामर है। ये आकर क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो ये तो आपका डीएनए, और इसके ऊपर आकर कौन बाइंड हो गया है, कोर हिस्टोन। बोल बात समझ में गया, ये आकर बाइंड हो गई है। अब ये कितना मीटर का हो गया है, 11 नैनोमीटर का। इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो 11 नैनोमीटर आ जाए तो आपको क्या रखना है, 10 नैनोमीटर आ जाए, 11 नैनोमीटर आ जाए, कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि इनमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है। 10 नैनोमीटर भी आ सकता है और 11, तो मोस्टली आपको क्या मिलेगा, 11 नैनोमीटर। तो 10 नैनोमीटर आ जाए तो भी उसको सही कर देना आपको। समझ आ गई क्या बात। 10 नैनोमीटर हो गया, इसको क्या नाम दे दिया है, न्यूक्लियोसोम। अब आपको पूछ ले, बताओ न्यूक्लियोसोम में क्या क्या है। आपको ऐसे देखिए, हिस्टोन प्रोटीन होती हैं और डीएनए होता है। सही बात है क्या ये, सही बात कहाँ है, हिस्टोन प्रोटीन में तो H1 भी आती है। आप क्या बोलोगे, कोर हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए। स्टेटमेंट समझ में आ गया क्या, H1 प्रोटीन यहाँ पे नहीं आएगी, किसमें, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में कभी भी H1 प्रोटीन नहीं आने वाली है। यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोसोम होता है ना आपका, ये इस प्रकार से, जो आपकी माला होती है ना, ऐसे माला, ये माला है, और इस माला में इस प्रकार से क्या है, मोती होते हैं ना ऐसे, ये मोती है। तो मोतियों की माला के समान दिखाई देता है कौन आपका, ये न्यूक्लियोसोम। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। समझ में आ गई क्या बात। तो इस प्रकार से माला है, और इस माला पे क्या है, मोती लगे हुए हैं। तो इस प्रकार का आपका क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोसोम देखने को मिलता है इस प्रकार से। अपन मैंने तो 3 स्टोन बनाए हैं, बहुत सारे स्टोन मिलेंगे आपको। समझ में आ गई क्या। तो ये मोतियों की माला के समान दिखाई देता है कौन, आपका न्यूक्लियोसोम। और ये क्या होता है, बेसिक यूनिट होती है किसकी, डीएनए पैकेजिंग। तो डीएनए पैकेजिंग करने के लिए जो बेसिक यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम आपने बना लिया। अब देखो क्या हो रहा है, अब न्यूक्लियोसोम बन गया आपका। अब कौन सी प्रोटीन आएगी, H1। तो H1 भी तो बच रही है अभी। ये H1 क्या काम करती है, जैसे कि सपोज करो ये आपका एक क्रोम, ये आपका एक क्या है, स्टोन प्रोटीन है, और ये आपका क्या है, दूसरा स्टोन प्रोटीन है। अब इस स्टोन प्रोटीन के ऊपर इस प्रकार से कौन है, ये आपका डीएनए लिपटा हुआ है ना, रेप्ड है। और ये वाला फिर इधर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो लिपटा हुआ ये जो डीएनए आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर जो सीलिंग करने के लिए आता है ना, इसको सील करने के लिए ऐसे, वो कौन आता है आपका, H1। यहाँ पर भी कौन आएगा, H1। तो ये सीलिंग करने के लिए कौन आएगा बताओ, H1 प्रोटीन आएगी। तो ये देखो सीलिंग करने के लिए कौन आ गई है, H1 प्रोटीन। दिख रही है डायग्राम में आपको, ये H1 प्रोटीन आ गई। अब ये बढ़ के कितना हो गया है, 30 नैनोमीटर का। तो न्यूक्लियोसोम में तो कितना आएगा आपका, 11 नैनोमीटर का। और सोलेनोइड में कितना आएगा आपका, 30 नैनोमीटर का। तो सोलेनोइड में कौन इंक्लूड रहेगा बताओ, H1 प्रोटीन। ये तो रहेंगी, कोर स्टोन तो रहेगा ही रहेगा। और कौन रहेगा आपका,
H1 हिस्टोन भी रहेगी। बहुत समझ आ गई क्या बात। तो 30 नैनोमीटर फाइबर का इसका मतलब क्या है, ये सोलेनोइड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सोलेनोइड। ये आपको दोनों में डिफरेंस याद हो गया ना। तो सोलेनोइड में H1 होता है, न्यूक्लियसों में H1 नहीं होता है। सोलेनोइड कितने का होता है, 30 नैनोमीटर का, जबकि न्यूक्लियोसोम 11 नैनोमीटर का होता है। फिर उसके बाद में कोई टोपोआइसोमरेज काम में आएगा यहाँ पर। टोपोआइसोमरेज पढ़ लिया ना, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट सेकंड। तो टोपोआइसोमरेज सेकंड काम करेगा यहाँ पर आगे की तरफ, डिटेल से पढ़ने वाले हैं किक के बारे में ना। टोपोआइसोमरेज सेकंड काम करेगा। फिर यहाँ पर कोई एसएमसी प्रोटीन काम करती है। एसएमसी प्रोटीन आपने सुन ली, नाम सुन लिया ना इसका, सेल साइकिल में पढ़ा होगा अच्छे तरीके से इसको। एसएमसी का नाम देखो क्या है, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। इसमें आपने दो प्रोटीन पढ़े होंगे, एक तो कोएसिन और एक कंडेंसिन। सुना है क्या आपने नाम, कोएसिन का नाम सुना होगा आपने। सिस्टर क्रोमेटिन को होल्ड करके रखती है ना, पकड़ के रखने का काम करती है, तो वो आती है इसके अंदर। तो एसएमसी में कौन आएगा, कोएसिन भी आ सकती है, कंडेंसिन भी आ सकती है। समझ गई क्या बात। तो ये एसएमसी प्रोटीन कौन सी काम में आएगी यहाँ पर, ये कोएसिन, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिन को आपस में क्या करके रखेगी, होल्ड करके रखेगी, पकड़ के रखने का काम करती है। अब ये क्या हो जाएगा, जब ये टोपोआइसोमरेज और ये कोएसिन वगैरह एसएमसी प्रोटीन आती है ना, तब ये 30 नैनोमीटर से कितने का हो जाएगा, 700 नैनोमीटर का हो गया। कितने का हो गया, 700 नैनोमीटर का। और यहाँ पर कौन से प्रोटीन काम में आती है, देखो आप, स्कैफोल्ड प्रोटीन। कौन सी आती है, स्कैफोल्ड प्रोटीन। स्कैफोल्ड प्रोटीन क्या काम करती है बताओ। स्कैफोल्ड प्रोटीन का पहले आपने नाम सुना है कहीं पे, नहीं सुना, बताओ। स्कैफोल्ड प्रोटीन का नाम कहाँ सुना है, मैंने पढ़ाया आपको। हाँ, सिग्नलिंग के अंदर पढ़ाया था। कौन से पाथवे के अंदर पढ़ाया था, चार पाथवे पढ़े थे ना अपन ने, आरटीके के अंदर चार पाथवे पढ़े थे अपन ने। पहला कौन सा पाथवे था, ह्रास में पाथवे, उसमें ही पढ़ी थी अपन ने ये। उसमें कौन कौन सी प्रोटीन पढ़ी थी अपन ने ह्रास में में। सबसे पहले कौन सी आती है, GRB2 आती है ना, सुना है नाम। फिर GRB2 के बाद में सोस, फिर रास, राफ, मेक, ER, कैसे आते हैं ना। तो मेक रिलीज होता है, पता ना आपको, ER के रिलीज होता है। तो ER की रिलीज होने से पहले स्कैफोल्ड प्रोटीन वहां पे उसको क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है। बताया था ना मैंने स्कैफोल्ड प्रोटीन के बारे में। तो स्कैफोल्ड प्रोटीन का काम क्या होता है, किसी दूसरी प्रोटीन को अपने ऊपर क्या करवाती है, इंटरेक्ट करवाने का काम करती है, या बाइंडिंग का काम करती है। मतलब कहने का मतलब डॉकिंग साइड प्रोवाइड करवाती है। क्या करवाती है, डॉकिंग साइड प्रोवाइड करवाने का काम करती है। कौन, स्कैफोल्ड प्रोटीन। तो स्कैफोल्ड प्रोटीन यहाँ पर क्या करवाती है, डॉकिंग साइड प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन वगैरह आके क्या हो सकती है, बाइंड हो सकती हैं। समझ में आ गई क्या बात। तो ये आपको लूप लाइफ की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। लार्ज लूप दिख रहे हैं कि, ये लार्ज लूप क्या मिल रहे हैं आपको, स्ट्रक्चर देखिए। देखो कोएशन आ गई, कंडेंशन आ गई। कंडेंशन क्या करती है, इनको कंडेंस करेगी। क्या करेगी, कंडेंस करने का काम करती है। तो ये कंडेंशन भी आएगी आपकी, कोएशन भी आएगी, और कौन आएगा आपका, टोपोसेकेंड भी आएगा। तो इस प्रकार से आपको लार्ज लूप दिखेगा, कितने का, 700 नैनोमीटर का। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, H3 प्रोटीन को रिप्लेस करेंगे, सॉरी H3 प्रोटीन को हटाएंगे, और यहाँ पे कौन लेके आएंगे, CNP। ये भी आपने सेल साइकिल में पढ़ लिया अच्छी तरीके से। सेंट्रोमेरिक प्रोटीन होती है ये, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन भी आए हुए हैं। H3 को क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा, और किसको लेके आएंगे अपन, CENP को लेके आएंगे। और ये CENP देखो, ये वाली आपकी यहाँ पे, यहीं पे तो होती है आपकी, काइनेटिक कोर के पास में तो होती है। तो यहाँ पर आएगी आपकी ये CNP। तो इसका नाम याद रखना। और ये क्या बन जाएगा फिर आपका, क्रोमोसोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम। अभी इसकी डायग्राम में बना के दिखाया था ना मैंने। इसको आप खोलोगे ना, आप ये जो डायग्राम था, इसको जब खोलोगे तो इस प्रकार का डायग्राम दिखेगा आपको। यही तो बना के दिखाया था मैंने अभी आपको, जब क्रोमोसोम को मैंने क्या इस जूम करके दिखाया था ना इसको, इस वाले पार्ट को। तो इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखा था पीछे वाला, ये वाला डायग्राम। समझ में आ गई बात आपको। तो ये क्या है, CNP को लेके आएंगे, और H3 को क्या कर देंगे, रिप्लेस। इसका याद रखना है, इसको रिप्लेस किया जाता है। और ये आपका कितने का हो जाएगा क्रोमोसोम, 1400 नैनोमीटर का। कितने का,
1400 नैनोमीटर का। समझ में आ गई क्या बात? तो ये है 2 नैनोमीटर का आपका। जब कोर स्टोन आके मिलेगा तब कितने का हो जाएगा आपका? 11 नैनोमीटर का हो जाएगा। तब इसको नाम क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसोम। फिर जब H1 आकर मिलेगा तो उसका नाम हो जाएगा सोलेनोइड। जिग जैग भी बोल सकते हैं ना, जिग जैग। 2 मॉडल होते हैं यहाँ पर, एक तो सोलेनोइड मॉडल और एक कौन होता है? जिग जैग मॉडल। तो चाहे जिग जैग आए चाहे सोलेनोइड आए, कितने का रहेगा वो आपका? 30 नैनोमीटर का। फिर कुछ कौन आएगा आपके? SMC प्रोटीन वगैरह, टोपोइसोमरेज सेकेंड आएंगे। और क्या बनाएंगे आपके? 700 नैनोमीटर का। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? लार्ज लूप मिलेंगे DNA के। फिर आपको क्या होगा? CNP प्रोटीन को लेके आएंगे और H3 को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो आपको कितने का हो जाएगा क्रोमोसोम? 1400 नैनोमीटर का। समझ में आ गई? अब इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ना है अपन को। अब देखो, ये देखो, ये मैंने डायग्राम किसका बनाया? देखो इधर देखो, H2A H2A, H2B H2B, H3 H3, H4 H4। नाम क्या इसका? कोर स्टोन। कोर स्टोन तो बोलते हैं इसको। ये कोर स्टोन है आपका। ये भी कोर स्टोन है, सेम टू सेम ही है कोर स्टोन। ये आपस में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? क्रोमेटिन है, DNA है, इसके ऊपर रेप्ड है इस प्रकार से। ये जो पीछे डायग्राम बनाया आपने, यही तो बनाया है, इसके ऊपर रेप्ड है बिल्कुल। अब मैंने इसमें क्या बना दिया? सब यूनिट दिखा दी है, ये वाली सब यूनिट इसके अंदर दिखा दी है मैंने कोर स्टोन के अंदर। तो कोर स्टोन के अंदर ये तो सब यूनिट होती है, तो यही सब यूनिट मैंने बनाई है। और कितनी दी होती है? ये 2 होती हैं। कितनी दी होती हैं? 2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया H2A H2A H2B H2B H3 H3 H4 H4। ये तो लिखे H1 तो बनाया नहीं है मैंने अभी तक। इसका मतलब ये क्या है? अभी कोर स्टोन है, तो ये भी कोर स्टोन है अभी। इसके ऊपर आपका ये DNA क्या है? क्रोमेटिन क्या है? रेप्ड है। क्या है? रेप्ड है, लिपटा हुआ है ना। अब देखो, अब आपको इसमें याद क्या रखना है कि जो एंट्री साइट होती है DNA की, वो कौन सी प्रोटीन से होती है? H4 से। कहां से होती है? तो जो एंट्री करता है DNA वो कहां से करेगा? H4 स्टोन से करेगा। कहां से करेगा? ये याद रखने वाली बात है। और जब एग्जिट करेगा, देखो इस प्रकार से रेप्ट है ये रेप्ट होके इस प्रकार से आएगा, तो इस प्रकार से एग्जिट करेगा। यहां से एग्जिट कर रहा है ना ये। तो एग्जिट के टाइम पे कौन है? ये भी H4 ही है। समझ में आ गई क्या बात आपको? अब देखो आगे की तरफ, देखो ये आगे की तरफ जा रहा है और क्या हो रहा है? वापस से रेप्ट हो रहा है कोर स्टोन के ऊपर। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये एक स्टोन है आपकी, ये दूसरी स्टोन है आपकी। ये कोर स्टोन है ना, ये भी कोर स्टोन है। अब आपको पता है यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको? H1 मिलेंगे। H1 सील करने का काम करते हैं ना, तो यहाँ पर सीलिंग करने के लिए कौन मिलेगा आपको? H1। तो अभी उनकी बात नहीं कर रहे अपन, मैं बात कर रहा हूँ ये जो DNA दिख रहा है क्या आपको? ये एग्जिट DNA दिख रहा है। वापस से यहाँ पर कौन मिलेगा आपको? ये H4 मिलेगा ना, एंट्री वाला DNA मिलेगा आपको। तो ये वाला जो DNA है इसको बोलते हैं अपन क्या? लिंकर DNA। ये दोनों स्टोन को क्या करके रख रहा है? लिंक करके रख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? लिंकर DNA। और इसके अंदर भी वेरिएशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वेरिएशन। ये लिंकर DNA कितना बड़ा हो सकता है आपका? 10 से 9 बेस पेयर, या 20 से 60 बेस पेयर, 80 बेस पेयर भी लिखा हुआ सकता है, क्योंकि 10 से कितना हो गया है? 90 बेस पेयर। तो इसमें भी आपको क्या देखने को मिलता है? वेरिएशन देखने को मिलता है। तो वेरिएबल लेंथ हो सकती है इसकी लिंकर DNA की। तो लिंकर DNA समझ में आ गया क्या होता है? 2 न्यूक्लियोसोम को लिंक करने का काम करेगा ये। अभी तो इनको न्यूक्लियोसोम ही बोलोगे ना, क्योंकि H1 नहीं है। तो H1 नहीं होगा तो क्या बोलोगे? न्यूक्लियोसोम। तो 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में क्या पाया जाएगा आपका? लिंकर DNA पाया जाएगा। और लेंथ कितनी है? 20 से लेकर 80 नैनोमीटर तक होती है। समझ में आ गई क्या बात? ये देखो न्यूक्लियोसोम बीड्स, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल, 8 ही तो मिलेंगे आपको। 2 तो किसके मिलेंगे? H2A के 2, H2B के 2, H3 के और 2 H4 के। तो ऑक्टामर बनेगा ना ये। तो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल है आपके। और आपके कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पर मिलेंगे? 146, 147 भी लिखा हुआ सकता है। तो यहाँ पर भी वेरिएशन मिलेगा आपको। समझ में आ गई क्या बात? 146 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, या फिर कितने मिलेंगे? 147 न्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिलेंगे, पेयर्स ऑफ DNA। इसके ऊपर ये न्यूक्लियोसोम बीड्स है ना, इसके ऊपर कितने मिलेंगे आपको? 146 न्यूक्लियोटाइड या 147 न्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिलेंगे। ये स्टेटमेंट आया हुआ है यहाँ से। बात समझ में आ गई क्या आपको? अब देखो H3 एंड H4 प्रेजेंट एट एंट्री एंड एग्जिट साइट। H3 और H4
क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, एंट्री और एग्जिट साइड पे। तो H3 तो इधर बना दिया मैंने, H3 एंड H4 प्रेजेंट एट एंट्री साइड। तो H3 तो क्या करो आप, एंट्री साइड पे है, तो ये वाला स्टेटमेंट याद रखना आप। H3 तो कहाँ पे होता है, एंट्री साइड पे, और H4 कहाँ होता है, एग्जिट साइड पे। समझ आ गई बात, ये डायग्राम सही नहीं बनाया है, समझ में आ गई बात। तो क्या करवाना है आपको, एंट्री कहाँ से करवानी है, H3 से करवानी है, और एग्जिट कहाँ से करवाना है, H4 से करवाना है। तो एंट्री साइड तो कहाँ से होगी आपकी, H3 से, और H4 से क्या होगा, एग्जिट होगा। H2A एंड H2B, अब ये दो ही तो बचे, क्योंकि H3 तो क्या कर रहा है आपका, एंट्री करवा रहा है, और H4 क्या करवा रहा है, एग्जिट करवा रहा है। तो आपके पास में बच गए H2A H2B, यही तो बचे। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोर के अंदर, बीच में प्रेजेंट रहेंगे आपके ये वाले। तो अपन ऐसे कर लेते हैं, इसको H3 कर लेते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। इसको क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं अपन, तो ये तो कर लेते हैं अपन H3, और इसको क्या कर लेते हैं, H4। इसको क्या कर लेते हैं, एक कर लेते हैं H4, इसको मैं कर देता हूँ H4। अब सही है ना, दो तो H3 हो गए, दो क्या हो गए हैं, H4 हो गए हैं आपके। समझ में आ गया। तो H3 तो क्या होगी आपकी, एंट्री डीएनए होगा, और H4 क्या होगा आपका, एग्जिट डीएनए हो जाएगा। और आपके H2A और H2B कहाँ पे मिलेंगे आपको, कोऑर्डिनेट में। ये छोटे छोटे स्टेटमेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो H3 से तो क्या करेगा, एंट्री, और H4 पे क्या करेगा, एग्जिट होगा। ये स्टेटमेंट आया हुआ है, ध्यान रखना ना। अब देखो इधर, जो एक ऑक्टामर होता है, ये आपका ऑक्टामर ही तो है। इसके अंदर 200 मिनट H2 की, 2 H2B की, और 2 H3 की, और 2 H4 की। तो ये ऑक्टामर ही तो है। ये ऑक्टामर होता है, ये कितने को बेस पेयर को कवर करता है, 146। वो भी बताया था मैंने अभी आपको, 146 या 147 न्यूक्लियर बेस पेयर को क्या करेगा, ये कवर करेगा। कौन आपका, ये ऑक्टामर। तो ये जो आपका इस प्रकार का जो पूरा का पूरा ऑक्टामर है, इसके ऊपर कितने बेस पेयर मिलेंगे आपको, 146 बेस पेयर को कवर करता है। और ये वेरिएशन देखने को मिलता है अलग अलग स्पीसीज के अंदर, 146 भी हो सकता है, 147 भी हो सकता है। अब आपको पता है एक ऑक्टामर के अंदर कितने बेस पेयर हैं, 146 या 147 होते हैं। और लिंकर के अंदर देखो कितने हैं, 20 से 6 बेस पेयर, यही तो है, 20 से 60 बेस पेयर तो ये है लिंकर वाला। और आपका न्यूक्लियोसोम बिट्स में कितने हैं आपके, वन ऑक्टामर के अंदर 146 है। तो टोटल करोगे तो लगभग कितने निकल जाएगा, 200 बेस पेयर। कितना निकल जाएंगे, 200 बेस पेयर। तो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर मिलेंगे आपको, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो बोर्ड पे लिखी हुई है हर चीज से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑक्टामर के अंदर आपके कितने बेस पेयर मिलेंगे, 146 या 147। लिंकर के अंदर आपको कितने मिलेंगे, 20 से लेकर 60 तक मिल सकते हैं। तो टोटल करोगे तो लगभग एवरेज कितना निकल के आएगा, 200 बेस पेयर निकल के आएगा। तो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर आपको 200 बेस पेयर देखने को मिलते हैं एवरेज। ये 146 बेस पेयर होते हैं ना ये वाले, या तो 146 बोल दो या 147 बोल दो। 146 बेस पेयर मेक, ये क्या करते हैं, 1.65 या फिर 1.75 टन बनाते हैं कहां पर, ऑक्टामर में। इसका मतलब क्या है, ये आपका ऑक्टामर है, ये आपका ऑक्टामर है। अब इस ऑक्टामर के ऊपर क्या करेंगे अपन, रैपिंग करेंगे। तो रैपिंग करें तो डीएनए का एक तो इस प्रकार से कंप्लीट ये आ जाएगा, ये कंप्लीट हो गया ना इसके ऊपर, एक बार फिर हो गया आप तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रैप्ड हो गया। इस प्रकार से देखो आप, जैसे कि ये वाला है, तो इसको मैं एक अकेला पूरा कराऊंगा तो ये पूरा हो गया ना, ये एक राउंड हो गया। अब आधा मैं और करूंगा तो कितना हो गया, डेढ़। थोड़ा सा और करूंगा तो कितना निकल के आएगा, 1.65, या तो 1.65 या 1.75, इतना क्या मिलेगा आपको, टन मिलेगा। बोलो बात समझ आएगा। तो ये आपका क्या है, एक कोर ऑक्टामर है। इसके ऊपर डीएनए कितना रैप्ड रहेगा, 1.65 या 75। तो डेढ़ से थोड़ा सा क्या रहेगा, ज्यादा आपको क्या मिलेगा, रैप्ड होता हुआ मिलेगा। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये वाला भी याद रखना। तो 1.146 बेस पेयर में कितना बनाएंगे, आपके कितने टर्म बनाएंगे, 1.65 या 1.75 टर्म बनाते हैं किसके अंदर, ऑक्टामर के अंदर।
तो लगभग 1.5 टन से थोड़ा सा क्या बनेगा, ज़्यादा का टन बनेगा। और कितने बेस पेयर मिलकर बनाएंगे, 146 या 147 बेस पेयर मिलकर बनाएंगे। बात समझ आ गई क्या आपको? अब ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है। बात कर रहे हैं किसकी, इंटरफेज स्टेज की। इंटरफेज जानते हो ना, G1S G2 और एक होती है एम फेज आपकी। तो G1S G2 को तो क्या बोलते हैं, इंटरफेज, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, एम फेज। उसमें आता है क्या आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज आती है। तो इंटरफेज स्टेज की बात कर रहे हैं। और क्या करना है अपन को, साल्ट की कंसेंट्रेशन क्या रखनी है, कम रखनी है। साल्ट की कंसेंट्रेशन कम रखोगे और आप मैग्नीशियम को क्या कर दो, हटा दो। मैग्नीशियम को हटाओगे और जब फिर क्या करने वाले हो आप, उस सेल से क्या करो, क्रोमेटिन। जो इंटरफेज स्टेज के अंदर जो आपके पास में सेल है, उस सेल में से आप क्या करो, उसको लो साल्ट में रखो। किस में रखो, लो साल्ट कंसेंट्रेशन में रखो। और वहां से मैग्नीशियम को क्या कर दो, आप हटा दो, रिमूव कर दो। और रखने के बाद में क्या करो आप, उसका क्रोमेटिन का आइसोलेशन करेंगे। क्रोमेटिन बाहर की तरफ निकालेंगे। तो क्रोमेटिन को आप यदि माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो कैसे देखेगा वो, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। अभी बताया था आपको, मोतियों की माला के समान। मतलब ये कौन सा मॉडल है, न्यूक्लियोसोम की तरह आपको दिखने वाला है। कंडीशन आपको याद रखनी है, लो साल्ट है और मैग्नीशियम को आपने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो इंटरफेज स्टेज की सेल के अंदर आपने लो साल्ट के अंदर और मैग्नीशियम को रिमूव करने के बाद में क्रोमेटिन का आइसोलेशन किया, तो आपको कैसा देखने को मिलता है, ये न्यूक्लियोसोम की तरह वो आपको सेल देखने को मिलती है। ये आपका क्रोमेटिन कैसे देखने को मिलता है, न्यूक्लियोसोम की तरह। समझ में आ गई क्या बात है आपको? कंडीशन आपको दोनों याद रखनी है। अब एक सेल आपने वापस से ली है क्या, इंटरफेज वाली, और उसको आपने क्या किस में रखा है, फिजियोलॉजिकल साल्ट कंसेंट्रेशन में। फिजियोलॉजिकल मतलब जानते हो ना, जिसको उसको रिएक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको सब वो बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल का मतलब भी वही होता है आपका कि उस रिएक्शन में वो काम अच्छी तरीके से आसानी से क्या कर ले, स्टार्ट कर देती है। फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल कंडीशन होती है, जो उसके लिए ग्रोथ वगैरह के लिए, डेवलपमेंट वगैरह के लिए जो चाहिए ना, तो वो होती है फिजियोलॉजिकल। तो उसमें फिजियोलॉजिकल साल्ट कंसेंट्रेशन में उसको रखा है अपन ने। और अपन ने क्या यूज किया है, आइसोटोनिक बफर यूज किया है। उसमें क्या यूज किया अपन ने, 0.15 m KCl को यूज किया है और मैग्नीशियम क्लोराइड को यूज किया है। अब आप क्या करोगे, क्रोमेटिन का आइसोलेशन करोगे, तो आपको कैसा देखने को मिलता है, 20 नैनोमीटर फाइबर आपको देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, 20 नैनोमीटर। अब आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा, न्यूक्लियोसोम देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इसकी लेंथ क्या होगी, आपको बड़ी हुई दिखाई देगी। ये तो 11 नैनोमीटर का ही तो होता है न्यूक्लियोसोम। तो ये कितने का है आपके पास में, 20 नैनोमीटर का है ना। तो इसका मतलब लेंथ थोड़ी सी क्या होगी, आपको थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा क्रोमेटिन। दोनों कंडीशन समझ में आ गई क्या आपको? जब आप मैग्नीशियम को हटा दोगे और क्या करोगे, लो साल्ट में रखोगे, तो क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियोसोम मॉडल देखने को मिलता है। ये प्रूफ किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है ना। और ये वाला आपको कैसा देखने को मिलता है, 20 नैनोमीटर फाइबर आपको देखने को मिलता है। दोनों कंडीशन समझ में आ गई। याद क्या रखना है, ये वाला याद रखना है, कंडीशन और रिजल्ट। सेल दोनों ही किसकी हैं, इंटरफेज की हैं। न्यूक्लियोसोम के फीचर क्या होते हैं आपको पता है, कोर ऑक्टामर के अंदर क्या होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। और कितनी सबयूनिट होती हैं, दो होती हैं। इसको भी याद रखना, दो होती है ना। तो दो तो क्या होती हैं, H2A, दो क्या होती हैं, H2B, दो क्या होती हैं, H3 और दो क्या होती हैं। तो ऑक्टामर बन जाएगा आपका कोर ऑक्टामर। अब ये भी आपको पता है कि 146 या 147 बेस पेयर क्या करते हैं, कवर करते हैं कितने टन को, 1.6 या 1.67। 1.6 बोल दो या 1.7 बोल दो, एक ही बात है। या फिर 2/3 टन ऑफ DNA। ये जो 146 और 147 है, ये क्या काम करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं किससे, न्यूक्लियस एक्शन से। न्यूक्लियस जानते हो ना आप, न्यूक्लियस क्या काम करते हैं, न्यूक्लियस क्या काम करते हैं, DNA को आरएनए को क्या करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं ना न्यूक्लियस। तो ये ध्यान रखना, जो कोर ऑक्टामर के अंदर 146 से 167 बेस पेयर होते हैं ना, ये क्या काम करते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। लिंकर DNA आपने पढ़ाया भी थोड़ी देर पहले, दो क्या करेगा, दो हिस्टोन को क्या करेगा, न्यूक्लियोसोम को
लिंक करके रखने का काम करता है। और वहाँ पर आपको कितने बेस पेयर देखने को मिलते हैं? 20 से 60, है ना, ये 80 तक मिल सकते हैं आपको। नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस एक्शन, ये क्या नहीं कर पाएगा आपको? प्रोटेक्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? प्रोटेक्ट नहीं करेगा। किससे? न्यूक्लियस के एक्शन से। यदि आपने न्यूक्लियस डाल दिया तो लिंक का डीएनए क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। लेकिन ये क्या रखेगा आपको? प्रोटेक्टेड रखेगा। जैसे कि एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ था, कहाँ गया? अभी आ गया डायग्राम, देखना। हटा दिया क्या? देखो, 1 न्यूक्लियोसोम है, उसके अंदर कितने बेस पेयर मिलते हैं आपको? ये तो पता है ना। कोर स्टोन के अंदर आपको 146 मिलते हैं और लिंकर के अंदर 20 से 60 मिलते हैं। तो ये लगभग कितने हो जाते हैं? 200 बेस पेयर की समथिंग हो जाते हैं। जो टोटल डीएनए है आपका, उसमें जो न्यूक्लियोसोम होते हैं वो कितने मिलते हैं आपको? 6 फोल्ड पैकेजिंग में मिलते हैं। ऐसे, ये 1 न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला, ये पांचवा वाला। तो कितने फोल्ड मिलते हैं आपको? 6 फोल्ड मिलते हैं। यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन, बात समझ आएगी बात? तो ये क्या मिलेंगे आपको? 6 फोल्ड देखने को मिलते हैं। ये डायग्राम देखो आप, इस डायग्राम में आपको 2 नैनोमीटर डीएनए दे रखा है। सबसे पहले कौन आता है बताओ? आप देखो, इसमें सीक्वेंस बता रखा है आपको। सबसे पहले कौन आएगा? H3 और H4। कौन आता है? H3 और H4 आता है। और कैसे आते हैं? डायमर के फॉर्म में। कैसे फॉर्म में आते हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना कि सबसे पहले कौन आता है? H3 और H4, और डायमर के फॉर्म में। बताओ कौन सा डायमर है ये? होमोडाइमर है, हेटेरोडाइमर है? दोनों अलग अलग सब यूनिट है। इसका मतलब क्या आएंगे? हेटेरोडाइमर की फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पहले कौन आएगा? H3 और H4 आएगा। और कैसा आएगा? डायमर के फॉर्म में आएगा। फिर वापस से और कौन आएगा? H3 और H4 आएगा, वो भी हेटेरोडाइमर की फॉर्म में आएगा। अब क्या बन गया? डायमर और डायमर क्या बन गया? टेट्रामर। क्या बन गया? टेट्रामर बन गया है। तो ये टेट्रामर बन गया आपका। अब कौन आएगा? देखो, H3 और H4 भी आ गए हैं। तो 200 मिनट तो किसकी आई? पहले H3 की आई, फिर H4 की आई, फिर आपके पास कौन? सॉरी, पहले तो आपके पास में क्या है? H3 और H4 आया, फिर वापस से कौन आया? H3 और H4। तो 200 मिनट हो गई। 2 तो H3 की और 2 H4 की हो गई। अब कौन बाकी है? H2A और H2B। अब कौन आएगा आपका? H2A और H2B। ध्यान रखना, कभी भी H2A के नीचे H2A मत करना। समझ में आ गया? H2A H2B आएगा तो इधर क्या आएगा? H2B H2A। इधर ऐसे लिखा होता है H2B H2A, तो फिर इधर तो उसका उल्टा लिखा होता। समझ में आ गया? सेम ऐसे नहीं आएंगी। तो सबसे पहले आता है आपका H3 और H4 डायमर के रूप में। फिर वापस कौन आएगा? H3 और H4, तो बन गए टेट्रामर। फिर कौन आएगा? H2A H2B। तो टेट्रामर और टेट्रामर कैसे हो गए? ऑक्टामर बन गया। क्या बन गया? ये आपका ऑक्टामर बन गया ना, ये भी आ गया। तो ये ऑक्टामर 1 2 3 4 5 6 7 8। सीक्वेंस पता लग गई किस प्रकार से पहले कौन आ रहा है? देखो, ये लिख रखा है जीन एक्सप्रेस्ड पार्ट एंड रिकॉम्बिनेशन पार्ट ऑफ डीएनए लेक न्यूक्लियोसोम। इसका मतलब समझते हो क्या आप? यदि आपको जीन को एक्सप्रेशन करवाना है तो वहां पर न्यूक्लियोसोम होना चाहिए। क्या न्यूक्लियोसोम क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए तो होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन होनी चाहिए। क्या बताओ? हिस्टोन प्रोटीन क्या करवाती है बताओ? ये पैकेजिंग का काम करवाती हैं। तो पैकेजिंग थोड़ी होनी चाहिए फिर वहां पे आपको, यदि जीन को एक्सप्रेस करवाना है तो पैकेजिंग होनी चाहिए। क्या लूजली डीएनए चाहिए आपको? क्या चाहिए? लूजली डीएनए। तो वहां पर आपको क्या नहीं मिलेगा? न्यूक्लियोसोम की क्या मिलेगी? आपकी कमी मिलने वाली है। कहाँ पर? जीन एक्सप्रेसिंग पार्ट पे और रिकॉम्बिनेशन वाले पार्ट पे। लिंक हो गई चीजें। स्ट्रक्चर ऑफ द 30 नैनोमीटर फाइबर। 30 नैनोमीटर फाइबर का मतलब ये तो सोलेनोइड है या फिर जिगजैग मॉडल है, ये तो होगा। फॉर्म यहाँ पर कौन मिलेगा आपको? H1 मिलता है कि नहीं मिलता है? H1 मिलेगा आपको 30 नैनोमीटर के अंदर। अब यहाँ पर H1 प्रोटीन आएगी काम में। H1 प्रोटीन के बारे में देखो क्या क्या है। इसके पास में 2 साइट होती हैं। कितनी साइट होती हैं? 2। बाइंड विथ लिंकर डीएनए। एक तो ये क्या काम करता है? जैसे ये आपका प्रकार का स्टोन है और इस प्रकार से आपका दूसरा स्टोन है, ये आपका जो डीएनए है इस प्रकार से लिपटा हुआ है, तो यहीं पे तो होता है H1। अब देखो H1 के पास में क्या है? बाइंड विथ लिंकर डीएनए। ये लिंकर डीएनए तो है,
इस लिंकर डीएनए के साथ में यहाँ पे बाइंड करेगा। दूसरा, टेल बाइंड विथ एंट्री एंड एग्जिट डीएनए। अब एंट्री कौन सा वाला होता है? H3 से हो रहा था ना, और एग्जिट H4 से। तो उसके लिए भी क्या है इसके पास में? बाइंड है, बाइंडिंग साइट है। टेल बाइंडिंग विथ, इसकी टेल होती है ना, वो क्या करती है? बाइंड करती है किसके साथ में? एंट्री और एग्जिट डीएनए ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो ये टेल ही तो है इसकी, ये टेल ही तो आएंगी इधर, ये तो आपका कोर है पूरा, तो ये वाली टेल, तो ये भी क्या करती हैं? बाइंडिंग करवाने में हेल्प करती हैं। आगे डायग्राम बना हुआ है, अच्छे समझ में आ जाएगा। दो बात समझ में आ गई है H1 की। और क्या दे रखा है? प्रोटेक्टेड एक्स्ट्रा बेस पेयर। इसका मतलब कितने बेस पेयर का है ये? 20 बेस पेयर का मिलेगा आपको। कितने बेस पेयर का मिलेगा? प्रोटेक्ट एक्स्ट्रा 20 बेस पेयर ऑफ लिंकर डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियस एक्शन। इसके पास में 20 बेस पेयर और हैं। किसके पास में है? H1 के पास में। तो इसके पास में 20 पेयर बच रहे हैं ना, और तो क्या करते हैं? एक्स्ट्रा क्या करेंगे? अपन को प्रोटेक्शन देंगे। किससे? न्यूक्लियस से। तो 146 या 147 बेस पेयर तो किसके पास में थे? आपके न्यूक्लियोसोम के पास में। 20 से लेकर 80 किसके पास में थे? लिंकर डीएनए। तो लिंकर डीएनए वाला प्रोटेक्शन नहीं दे रहा था अपन को। दे रहा था क्या? नहीं दे रहा था। कौन दे रहा था प्रोटेक्शन? 146। अब ये भी क्या करेगा? अपन का 20 बेस पेयर है ना इसके पास में, H1 के पास में, ये भी क्या करता है? प्रोटेक्शन देने का काम करता है। यदि आपके पास में दो न्यूक्लियोसोम है और बीच में लिंकर डीएनए जुड़ा हुआ है, आप इसके ऊपर क्या डालते हो? डीएनए डालते हो। क्या डालते हो? डीएनएज। न्यूक्लियस तो है डीएनएज। अब डीएनएज क्या करेगा? डीएनए को क्या कर देगा? कट लगा। तो डीएनए कट लगाएगा तो कहाँ पे लगाएगा बताओ? लिंकर डीएनए के क्या हो जाएंगे? आपके फ्रेगमेंट पर। समझ में आएंगे ना? कौन सा वाला डीएनए बचेगा आपका? सिर्फ जो कोर स्टोन वाला 146 वाला है ना, वही बचेगा आपका। समझ में आ गई क्या बात? 2 मॉडल फॉर, देखो 30 नैनोमीटर के लिए फाइबर के लिए कितने मॉडल दिए गए हैं? 2 मॉडल दिए गए हैं, या तो सोलेनोइड या फिर जिगजैग। जिगजैग का दूसरा नाम क्या है? 2 स्टार्ट हेलिक्स मॉडल। अब कहने को कुछ भी नहीं है यहाँ से, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्या है इसके अंदर। यदि आपके 6 न्यूक्लियोसोम 1 2 3 4 5 6, ये 6 न्यूक्लियोसोम इस प्रकार से क्या हो जाए? अरेंज हो जाए। और ये देखो, ये वाला क्या है आपका? H1 है। क्या है ये? H1। और ये वाला क्या है आपका? लिंकर है। तो ये न्यूक्लियोसोम है, ये H1 है, और ये क्या है? लिंकर। बीच में आपको क्या दिख रही है? केविटी दिख रही है। क्या दिख रही है? केविटी दिख रही है ना, होलो, खाली जगह दिख रही है ना आपको, ये बीच में। अब देखो इसमें क्या बता रखा है ये सोलेनोइड मॉडल 30 नैनोमीटर का है। लिंकर डीएनए डज नॉट क्रॉस सेंट्रल एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो आपके ये लिंकर डीएनए है ना, ये लिंकर डीएनए, ये इस प्रकार से आपस में क्या नहीं करते हैं? क्रॉस लिंकिंग नहीं करते हैं। तो क्रॉस लिंकिंग कर लेंगे तो फिर होलो कैविटी बनेगी क्या आपकी? नहीं बनेगी। इसका मतलब ये क्या नहीं करते हैं? क्रॉस लिंकिंग नहीं करते हैं। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो लिंकर डीएनए है वो क्या नहीं करते हैं? क्रॉस लिंकिंग नहीं करते हैं। न्यूक्लियोसोम अरेंज इन हेलिकल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म में अरेंज होते हैं? हेलिकल फॉर्म में अरेंज होता है। 6 न्यूक्लियोसोम इन 1 टन। देखो ये 6 न्यूक्लियोसोम दिख रहे हैं आपको, और इसका जो पैकेजिंग रेशियो कितना होता है? 6। शॉर्ट लिंकर डीएनए, इस बात को याद रखना, शॉर्ट लिंकर डीएनए होता है वो किसको फेवरेबल करता है? आपका सोलेनोइड को। तो सोलेनोइड को कौन फेवरेबल करेगा? जो शॉर्ट लिंकर डीएनए होगा वो। क्यों? क्योंकि शॉर्ट लिंकर डीएनए होगा तो क्या नहीं करेगा? सेंट्रल एक्सिस को क्या नहीं करेगा? क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सोलेनोइड के लिए, कि जो लिंकर डीएनए होता है वो कभी भी क्रॉस नहीं करेगा किसको? सेंट्रल एक्सिस को। आपको बीच में क्या देखने को मिलती है? कैविटी देखने को मिलती है। दूसरा वाला कौन सा आपका? जिगजैग मॉडल। आपको दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर, इसके अंदर होलो कैविटी नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या होगा? आपका लिंकर डीएनए क्या करेगा? सेंट्रल एक्सिस को क्रॉस करेगा। क्या करेगा? क्रॉस करेगा। तो यही बात लेकर के लिंकर डीएनए क्रॉस सेंट्रल एक्सिस, ये किस में देखने को मिलता है आपको? जिगजैग मॉडल के अंदर। न्यूक्लियोसोम आर इन जिगजैग फैशन, ये जिगजैग फैशन के अंदर है। जैसे डीएनए होता है ना आपका जिगजैग, वैसे आपका ये भी क्या मिलेगा आपको? जिगजैग फैशन के अंदर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर शॉर्ट लिंकर डीएनए क्या कर रहे थे? सोलेनोइड को फेवर कर रहे थे। तो जिगजैग को कौन करेगा बताओ? लॉन्गर वाले। कौन से करेंगे? लॉन्गर वाले करेंगे। दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ इतना ही फर्क है कि सोलेनोइड के अंदर तो क्या करते हैं? जो आपके लिंकर डीएनए है
वो क्रॉस नहीं करते किसको, सेंट्रल एक्सिस को, जबकि जिगजैग के अंदर सेंट्रल एक्सिस को क्रॉस करेंगे कौन, आपके लिंकर डीएनए। दोनों समझ में आ गई मॉडल आपको। ये देखो, विदाउट डीएनए, यदि आपके पास में क्या नहीं है, डीएनए नहीं है, कोर हिस्टोन फॉर्म इंटरमीडिएट असेंबली। तो यदि आपके पास में डीएनए नहीं है तो क्या नहीं बना सकते आप, ऑक्टामर नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते हो, ऑक्टामर। फिर आपके पास में सिर्फ क्या बनेगा, इंटरमीडिएट असेंबली बनेगी। क्या बनेगी, बीच की क्या बनेगी, असेंबली। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, बीच का होता है ना, जो मिड का पार्ट होता है वो वाले बनने वाले है। तो यदि आपके पास में डीएनए नहीं है तो क्या नहीं बनेगा आपके पास में, आप ऑक्टामर नहीं बना सकते हो। बात समझ आ गई क्या। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, तो सोलेनॉइड के बारे में और जिगजैग के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, कंजर्वेशन किस किस का होता है, H2A, H2B, H3, H4 किसका होता है, तो वो बातें लिख रखी है। ऑल यूकैरियोटिक हैव हिस्टोन प्रोटीन, जितने भी यूकैरियोटिक है उनके पास में क्या मिलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन मिलेंगे। बैक्टीरिया के अंदर तो मिलते ही नहीं, आपको पता है, पहले ही पढ़ लिया था अपन ने ये। H2A, H2B, H3, H4 ये सब ज्यादा क्या होती हैं, कंजर्व होती हैं। इनमें चारों में सबसे ज्यादा आपको पूछे तो कौन सा होता है, यहाँ से आए हुए क्वेश्चन, यहाँ से और यहाँ से, दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट आपके लिए। H3 इज मोस्ट कंजर्व हिस्टोन होती है। H3 क्या होती है, मोस्ट कंजर्व हिस्टोन होती है। और आपकी H1 क्या होती है, लीस्ट। इसका मोस्ट कंजर्व हिस्टोन का मतलब क्या समझते हो आप, मोस्ट कंजर्व का मतलब क्या होता है, कम बदलेगी, कैसे बदलेगी कम, और कुछ। इवोल्यूशन आप पढ़ रहे हो तो इसका पता तो होना चाहिए आपको, कंजर्व क्या होता है। बचाव करना, कंजर्व का मतलब सुरक्षित होता है वैसे ना, आप इकोलॉजी में चले गए फिर, है ना। देखो जो इवोल्यूशन होता है ना, इवोल्यूशन वो एक चेंजेबल प्रोसेस होती है ना, उसमें सभी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, चेंज होते हैं, आपको पता है, लेकिन टाइम लगता है करोड़ों सालों का। आपको जो नई स्पीसीज वगैरह बनती है ना, उसमें भी क्या लगता है, करोड़ों सालों का टाइम लगता है। जैसे आपने सक्सेशन वगैरह पढ़ा होगा, तो सबसे पहले जो बेरनी स्पीसीज होती हैं, फिर वहाँ पे पायनियर वगैरह आती हैं, फिर क्लाइमेक्स आती है ना, बहुत टाइम लगता है। तो वेरिएशन तो चलता रहेगा, वेरिएशन तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि वेरिएशन नहीं होगा तो चेंजमेंट कैसे आएंगे, डिजीज होने के चांस बढ़ जाएंगे। म्यूटेशन नहीं होंगे या म्यूटेशन ज़्यादा होंगे। यदि पेरेंट्स के अंदर म्यूटेशन होंगे तो फिर बच्चों के अंदर भी म्यूटेशन नहीं होंगे, यदि वेरिएशन नहीं आएगा तो। मोस्ट कंजर्व का मतलब होता है कि जन्म से लेकर, मतलब इवोल्यूशन से लेकर जब चल रहा है, जब से तब से लेकर आज तक, उसमें बहुत रेयर कंडीशन के अंदर क्या आए हो, चेंजमेंट आए हो। जैसे कोई प्रोटीन है वो 100 अमीनो एसिड की बनी हुई थी पहले, और अभी भी वो लगभग 99 या 98 या फिर 97 की क्या है, अमीनो एसिड की बनी हुई है। मतलब 1-2% ही क्या है इसके अंदर चेंजमेंट हुए हैं करोड़ों सालों के बाद में भी, इसलिए इसका मतलब क्या है, वो मोस्ट कंजर्व है। क्या है ये, मोस्ट कंजर्व। और कोई एक अमीनो एसिड 100, एक प्रोटीन वो 100 अमीनो एसिड की है, उसमें 50 में क्या हो गया है, चेंज हो गया है, तो वो क्या है, लीस्ट कंजर्व है। तो कंजर्व का मतलब समझ गए ना, मोस्ट कंजर्व का मतलब जिसमें वेरिएशन सबसे कम देखने को आपको मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट कंजर्व है वो। समझ में गया, मतलब चेंजमेंट बहुत रेयर कंडीशन में हो रहे हैं उसके अंदर। और H1 क्या है आपकी, लीस्ट कंजर्व होता है। क्या होती है, लीस्ट कंजर्व, मतलब इसके अंदर वेरिएशन हो सकते हैं लेकिन होंगे कम, क्योंकि सभी की सभी क्या है, देखो ये मोर कंजर्व होती हैं, तो होंगे तो कम कंजर्वेशन, लेकिन इसके अंदर तो होंगे ही नहीं, ऐसे मानो आप। H3 के अंदर तो बहुत रेयर कंडीशन के अंदर होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा क्या है, ये मोस्ट कंजर्व है। जैसे पहले थी ना, सेम टू सेम वैसे ही है, 99.9% तो बिल्कुल सेम रहेगी, ऐसे मान लो आप। तो ये मोस्ट कंजर्व है और ये क्या है, लीस्ट कंजर्व है। ये इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई क्या हो सकते हैं, वेरिएशन आ सकते हैं, चेंजमेंट आ सकते हैं, दोनों मतलब समझ में आ गई क्या।
तो H3 तो क्या होती है, मोस्ट कंजर्व होती है, और H1 लीस्ट कंजर्व होती है। आप CnP लेके आते हो ना, तो CnP लेके आओ तो किसको हटाते हो आप, H3 को हटाते हो, H3 को हटाते हो ना। इसका मतलब देखो ये आपके पास में मैंने एक हिस्टोन बना दिया है, ऑक्टामर है ये 8 होना है, इसका मतलब ऑक्टामर H2A H2B H3 H4 होंगे इसके अंदर, और ये आपका क्रोमेटिन या DNA के ऊपर रैप्ड है ना, ये इस प्रकार से रैप्ड है ये। अब जब रेप्लिकेशन होगा आपको पता है, तो रेप्लिकेशन होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस हिस्टोन को इस DNA से क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा ना, तभी तो आप रेप्लिकेशन कर पाओगे, क्योंकि आपके पास में DNA क्या होना चाहिए, फ्री फॉर्म में होना चाहिए ना पहले, तभी तो आप उसको क्या करोगे, हेलिकेज के द्वारा क्या करोगे, ओपन करोगे ना। तो स्टार्टिंग में तो हेलिकेज भी काम में नहीं आता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर तो हेलिकेज नहीं आता ना, कौन आता है, इनिशिएटर प्रोटीन आती है, नाम क्या है, DNA A, DNA A तो होती है जो आकर बाइंड करती है, फिर 20 न्यूक्लियोटाइड लगभग खुल जाते हैं, फिर वहां पे हेलिकल लोडर आता है DNA C, फिर हेलिकल लोडर आता है DNA B, ऐसे तो आता है, फिर आगे हेलिकेज फिर काम करता है, ये तो आती है। तो देखो सबसे पहले रेप्लिकेशन करेंगे आप, तो रेप्लिकेशन कब करोगे आप, हेटेरोक्रोमेटिन का करोगे या यूक्रोमेटिन का करोगे, हेटेरोक्रोमेटिन का तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो डेंसली क्या होता है, डेंसली पैक्ड रीजन होता है ना, वहाँ पर तो कोई प्रोटीन आकर बाइंड ही नहीं कर सकती। जैसे आपके टीलोमेर रीजन होते हैं, जो सेंट्रोमेरिक रीजन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं आपके, हेटेरोक्रोमेटिन रीजन होते हैं वो, उनके ऊपर तो कोई प्रोटीन आकर बाइंड ही नहीं, उसका बहुत रेयर कंडीशन के अंदर रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन होता है, आपको बताओ तो हेटेरोक्रोमेटिन रीजन का, क्योंकि वहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, और जब जगह नहीं होती है तो कौन सी प्रोटीन आकर बाइंड कर सकती है क्या, और जब प्रोटीन आकर बाइंड नहीं करेगी तो DNA ओपन नहीं होगा, अनवाइंड नहीं होगा। तो रेप्लिकेशन करना है आपको, तो इस हिस्टोन को इस DNA से क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको अलग करना पड़ेगा। अब अलग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, बहुत सारी मॉडिफिकेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं अपन, अलग कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या होती है, ये जो H2A प्रोटीन और H2B प्रोटीन है, इनको यहाँ से क्या करेंगे अपन, हटाएंगे, क्या करेंगे, हटाएंगे। तो सबसे पहले रेप्लिकेशन के अंदर सबसे पहले प्रोटीन हटने वाली कौन है, ये आपको याद रखना है, समझ आ गई क्या बात। रेप्लिकेशन के दौरान सबसे पहले जो हिस्टोन प्रोटीन हटती है वो H2A और H2B क्या हो जाती है, यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। अब आपके पास में क्या बची है, H3 और H4 है, ये तो बची है। अब क्या बुलाया जाएगा आपको, नई H2A और H2B प्रोटीन को बुलाया जाएगा, किसको बुलाया जाएगा, ये वाले ओल्ड वाले तो चली गई, अब किसको बुलाएंगे, न्यू वाली H2A और H2B प्रोटीन को बुलाएंगे। तो जब रेप्लिकेशन आपको करना होता है तो H2A और H2B को तो क्या करेंगे, हटा देंगे वहां से, रेप्लिकेशन करवा देंगे फिर अपन, और फिर H2 नई वाली आएंगी, ये वाली नहीं आएंगी वापस से, अब कौन सी वाली आएंगी, नई वाली H2A और H2B आएंगी, और यहाँ पर रिक्रूट हो जाएंगे आकर, वापस से यूक्रोमेटिन किसमें चेंज हो जाएगा, हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो H3 और H4 तो कैसी रहेंगी, पुरानी, क्योंकि क्या होती है, वैसे ही क्या होती है, कंजर होती है तो, क्योंकि H3 तो क्या होती है, मोर कंजर होती है आपकी, ये तो कंजर, तो H3 और H4 तो पुरानी की जो इसमें थी वो की वो रहेंगी इसके अंदर, लेकिन H2A और H2B आपने क्या कर दी है, ये नहीं आएंगी, क्योंकि ये कैसी होती हैं, नॉन कंजर होती हैं लेकिन इतनी कंजर नहीं होती हैं। समझ में आ गई क्या बात। इसमें आपको याद क्या रखना है, रेप्लिकेशन में H2A और H2B इसको तो हटा देंगे, पुराने वाले को तो नई को लेके आ जाएंगे, और H3 और H4 तो रहेगी सेम टू सेम। हिस्टोन वेरिएंट, ये आप जब पढ़ोगे ना, चलो उसको बाद में बता देंगे। हिस्टोन वेरिएंट में 3 प्रोटीन मैंने लिखी हैं, एक तो कौन सी है, H2A, नाम सुना ना, H2A का वेरिएंट कौन सा है, H2AX, कौन सा है, H2AX। अब इसको कैसे याद करोगे, ये आपके पास में DNA है, और जब क्या लगेगा, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक लगेगा, तो यहाँ पर देखो ये कौन सी प्रोटीन है, ये H2AX, ये तो है, ये H3 का वेरिएंट है, किसका वेरिएंट है, H, तो याद रखना H2AX किसका वेरिएंट है, H3 का। तो डबल स्टैंड जैसे ब्रेक लगता है तो H2AX के ऊपर क्या करेगा, क्या किया जाएगा, फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा, तो ये फॉस्फोराइलेशन कर दिया। अब क्या बोल रहा है, ये एक्ट एज बाइंडिंग साइट फॉर DNA रिपेयरिंग प्रोटीन, ये किसकी तरह काम करती है, DNA रिपेयरिंग प्रोटीन की तरह काम करती है, और साथ साथ में ये मशीनरी को भी बुलाती है,
जो रेप्लिकेशन मशीनरी एरर वाली मशीनरी होती है ना, उनको क्या करती है, ये बुलाने का काम करती है। डीएनए डैमेज मशीनरी को बुलाएगी, ये बुलाकर क्या बोलेंगे कि डीएनए का क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, इसको सुधारा जाए। ये तो रेप्लिकेशन होगा तो फिर क्या होगा, ये डीएनए पास होगा आगे की तरफ, तो म्यूटेशन हो सकता है ना, क्योंकि डीएनए के अंदर पहले क्या हो गया, ब्रेक लग गया है। तो जब डीएनए के ऊपर डबल स्ट्रैंड ब्रेक लगता है तो H2AX के ऊपर क्या किया जाता है, फॉस्फोराइलेशन किया जाता है। और ये किसकी तरह काम करती है, रिपेयरिंग प्रोटीन की तरह काम करती है। डीएनए रिपेयरिंग प्रोटीन, रिपेयर करने की तरह करेगी, मतलब रिपेयर कर सकती है खुद से। और क्या साथ साथ में किसको बुलाइए, डीएनए मशीनरी को भी बुलाती है। रिपेयर करने वाली जो मशीनरी होती है ना डीएनए वाली, उनको भी बुलाने का काम करती है। कौन आपकी, H2AX। तो H2AX का काम समझ में आ गया क्या। दूसरे वाले प्रोटीन कौन सी है, देखो इधर, ये भी H3 का वेरिएंट है, नाम क्या है, H3.3। रिप्लेस्ड H3 इन ट्रांसक्राइब साइट ऑफ डीएनए। ये देखो आपके पास में H3 है, ये आपके पास में पैक्ड डीएनए है, तो H3 प्रोटीन मिलेगी आपको हिस्टोन प्रोटीन में। तो फिर इसका क्या करेंगे अपन, जैसे रेप्लिकेशन होगा तो इसको अनवाइंड करेंगे ना, तो ये डीएनए आपका अनवाइंड हो गया, तो आपको आरएनए पॉलीमरेज को बुलाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका एमआरएनए बनेगा। 5' 3' बनता है ना, आपको पता है आरएनए। अब ये जो H3 थी, अब इसको क्या कर देंगे अपन, रिप्लेस कर देंगे, और इसकी जगह क्या लेके आएंगे, H3.3 का वेरिएंट लेके आ जाएंगे। तो लिख रहे हैं ना, रिप्लेस H3 इन ट्रांसक्राइब साइट ऑफ डीएनए। जो ट्रांसक्राइब साइट ऑफ डीएनए होती है ना, उसमें क्या कर देंगे, H3 की जगह क्या लेके आ जाएंगे अपन, H3.3 लेके आएंगे। तो H3.3 भी किसका वेरिएंट है, H3 का वेरिएंट है। अगली है CNP, इसकी तो कहानी आप जानते हो, H3 को बदलते हैं ना और ये लेके आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था अपन ने। तो सेंट्रोमेरिक प्रोटीन, ये क्या काम करती है, जो इंटरफेस होता है उसमें क्या होता है, जो H3 को तो क्या कर देंगे अपने यहाँ से हटा देंगे, और कौन लेके आएंगे, CNP लेके आते हैं, सेंट्रोमेरिक प्रोटीन। और ये क्या काम करवाती है, देखो ये यहाँ पे आकर क्या हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी काइनेटोकोर के पास में। और क्या करवाती है ये डॉकिंग, ये भी क्या करती है, ये यहाँ पे जो काइनेटोकोर है ना, डॉकिंग साइट को प्रोवाइड का काम करता है, वो भी काइनेटोकोर आपको पता है। तो काइनेटोकोर क्या करता है, डॉकिंग साइट प्रोवाइड का काम करेगा। तो डॉकिंग साइट जैसे मिलेगी तो CNP वहां पर आकर क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। और ये क्या करती है, क्रोमोसोम बाइंड्स विद स्पिंडल, ये स्पिंडल के साथ में क्या करती है, जोड़ने का काम करती है, ताकि सेपरेशन होगा ना फिर। क्योंकि आपको पता है इस प्रकार से सबसे सेल होती है, इस प्रकार से इक्वेटोरियल प्लेट होती है, इस प्रकार से क्या होते हैं आपके, ऐसे तो होते हैं, ऐसे तो होंगे। फिर इस प्रकार से यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनता है, ऐसे ऐसे। तो ये क्या होती है, सिस्टर क्रोमेटिन यहाँ से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है इस प्रकार से। समझ में आ गई बात, क्योंकि स्पिंडल फाइबर अपनी तरफ खींच देंगे ना इनको, सिस्टर क्रोमेटिन को, तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर से चला जाएगा। ये तो आपने सेल साइकिल में पढ़ लिया होगा। काम करना कम कैसे कर दिया, समझ में आ गई क्या बात। तो ये 3 प्रोटीन है, कौन सी वाली है, H2AX, किसकी तरह काम करती है, ये डीएनए रिपेयरिंग प्रोटीन की तरह काम करती है। H3.3 ये ट्रांसक्रिप्ट साइट के ऊपर रिप्लेस हो जाती है H3 की जगह। और CNP आपको पता है क्या करती है, ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम में हेल्प करती है बनने में। अब देखो आगे, मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन टेल, किसकी बात कर रहा है, ये हिस्टोन की टेल की बात कर रहा है। कंट्रोल क्रोमेटिन कंडेंसेशन एंड फंक्शन, ये स्टेटमेंट है, डायरेक्ट याद रखना है कि जो हिस्टोन की टेल होती है वो किसको कंट्रोल करती है, क्रोमेटिन के कंडेंसेशन को और उसके फंक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये तो आपका जैसे स्टोन हो गया, और इस प्रकार से इसकी क्या है, ये टेल है, ये टेल ही तो है इसकी, ये टेल हो गई इसकी। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, ऑल हिस्टोन हैव एन टेल प्रेजेंट, जितने भी स्टोन प्रोटीन हैं उनके ऊपर सबके पास में क्या है, टेल प्रेजेंट है, चाहे वो H2A हो, चाहे H2B हो, चाहे H3 हो, चाहे H4 हो, सबके पास में क्या है, आपके पास में एन टर्मिनल टेल प्रेजेंट है, मतलब एन वाली तो रहेगी रहेगी। H2A एंड H2B के पास में क्या है, C वाली भी है, क्या है, C वाली। जैसे सपोज करो ऐसे मैं इस प्रकार से बना देता हूँ 1 2 3 इस प्रकार से, तो ये ऐसे बना दूं N और एक क्या बना दूं मैं, C।
तो ये तो सबके पास में रहेगी, चाहे H2A हो, चाहे H2B हो, चाहे H3 हो, चाहे H4 हो, सबके पास में क्या रहेगी, N वाली तो रहेगी। C वाले सिर्फ किस किस के पास में रहेगी, इसका मतलब इनके पास में N नहीं है। C वाले किसके पास में रहेगी, H2A एंड H2 के B। इसका मतलब H2A और H2 के B के बाद क्या मिलेगी आपको, C भी मिलेगी। C किसके पास में नहीं मिलेगी, H3 और H, मतलब इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको वो किसका मिलेगा, ये किसका मिलेगा आपको, इसके पास में H3 और H4 के। तो H3 और H4 के सिर्फ वो क्या मिलेगा आपको, C मिलेगा, सॉरी नहीं मिलेगा। H3 और H4 के पास में क्या मिलेगा आपको, C वाला नहीं मिलेगा। C टेल आपको देखने को नहीं मिलती किसके अंदर, H3 और H4 के अंदर। और H2 और H2 के B के बाद पास में C भी मिलती है, और N तो सबके पास में, तो चारों के पास में तो N मिलेगी। C किसके पास मिलेगी, H3 और सॉरी H2 और H2B के पास में, और किसके पास में नहीं मिलेगी, H3 और H4 के पास में C टेल नहीं मिलेगी। समझ में आ गई क्या बात। अब ये चार मॉडिफिकेशन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एसिटाइलेशन भी कर सकते हैं, मिथाइलेशन भी कर सकते हैं, फॉस्फोरस में कर सकते हैं, और यूवी गिटनाइजेशन में कर सकते हैं। बताओ फॉस्फोराइलेशन किस किस का हो सकता है, कौन से अमीनो एसिड का फॉस्फोराइलेशन हो सकता है। अपने सिग्नलिंग में पढ़ लिया, फॉस्फोराइलेशन इसका कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया, किसका करते हैं, फॉस्फोराइलेशन OH ग्रुप वालों को किया जा सकता है। OH ग्रुप किस में होते हैं, कौन से अमीनो एसिड में होते हैं, सेरीन और थ्रेओनीन के अंदर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सेरीन और थ्रेओनीन के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, फॉस्फोराइलेशन कर सकते हैं। बोले देखे दो ही होते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ हिस्टोन टेल, अब हिस्टोन टेल का देखो इंपोर्टेंस देखते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सम फाइबर फ्रॉम 11 नैनोमीटर न्यूक्लियोसोम। इस बात को समझो इधर, ये क्या बोल रहा है, हिस्टोर कोर डोमेन, कोर डोमेन अंदर वाला भाग की बात कर रहा है। ये किसके साथ में बाइंड करता है, DNA के साथ में बाइंड करता है। और ये बोल रहा है हिस्टोन की जो टेल होती है वो बाइंड विद नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम। ये आपका देखो ये वाला एक हिस्टोन है, ये वाला हिस्टोन है, अब ये तो है टेल, ये टेल ही तो है दोनों। देखो इसको ऐसे बनाओ आप, तो ये इसकी क्या होंगी, टेल। दूसरे को बनाओगे तो ये इसकी क्या होंगी, टेल। तो ऐसे तो है ही, ऐसे तो बनाई है मैंने, तो ये भी टेल होंगी। अब आपको पता है किस किसके अंदर क्या क्या पाई जाती है, टेल किसके अंदर नहीं पाई मिलेगी आपको, H3 और H4 के अंदर क्या नहीं मिलेगी आपको, कौन सी वाली, C वाली नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, C वाली नहीं मिलेगी। अब ये हिस्टोन कोर होता है, अंदर वाला भाग हिस्टोन कोर, तो हिस्टोन कोर में कौन आता है, H2A, H2B, H3 और H4, ये तो होता है। तो जो हिस्टोन कोर होता है वो किसके साथ में बाइंड करता है, DNA के साथ में बाइंड करता है। और जो हिस्टोन की टेल होती हैं, ये वाली जो बाहर निकली हुई है टेल, वो किसके साथ में करती हैं, ये पूरा न्यूक्लियोसोम ही तो है, ये किसके साथ में इंटरेक्ट करती हैं, न्यूक्लियोसोम के साथ में करेंगी। तो कोर तो करता है DNA के साथ में, और टेल किसके साथ में करेंगी, न्यूक्लियोसोम के साथ में क्या करती है, इंटरेक्शन करती हैं। अब देखो इधर इंटरेक्शन कैसे होता है, एक टेल एक न्यूक्लियोसोम के साथ में दूसरे न्यूक्लियोसोम किस प्रकार से इंटरेक्ट करता है वो देखते हैं अपन। ये आपके पास में एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ये H4 है, क्या है H4। इधर भी क्या है आपका H2A, H3, H4, ये चारों मिलेंगे आपको, H2A भी मिलेगी, H2B भी मिलेगी, H3 भी मिलेगी और H4 भी मिलेगी। अपन बात किसकी कर रहे हैं, फर्स्ट वाले में H4 प्रोटीन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, H4 प्रोटीन की। H4 प्रोटीन के अंदर एन टर्मिनस तो मिलेगा, एन टर्मिनस तो सबके पास में है, चाहे वो H2A हो, चाहे H2B हो, चाहे H3 हो, चाहे H4 हो। H4 प्रोटीन है, प्रोटीन किसकी बनी हुई है, अमाइनो एसिड की मिलकर बनी हुई है, बनी हुई है कि नहीं बनी। H4 है, ये इसका एन टर्मिनस है, और इसका जो 16 नंबर का अमाइनो एसिड है, कौन सा वाला, लाइसिन। 16 नंबर का जो अमाइनो एसिड है कौन सा वाला, लाइसिन। उसका जो कौन सा वाला ग्रुप है, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, कौन सा वाला है ये, एप्सिलॉन। तो H4 प्रोटीन का जो 16 नंबर का क्या है अमाइनो एसिड, नाम क्या है, लाइसिन, उसका एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप। ये एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। समझ आएगी बात आपको, पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब
ये क्या काम करता है, देखो लिख रखा है पॉजिटिव चार्ज ऑफ एप्सिलॉन NH2 ऑफ H4, ये आ गया ना वापस नाम। H4 मतलब H4 प्रोटीन है, K16 का मतलब क्या है, लाइसिन का जो 16 नंबर का अमीनो एसिड है उसके ऊपर क्या करेंगे अपन, कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो अभी इसने बताया है कि जो H4 प्रोटीन है उसका जो लाइसिन कौन सा वाला है, 16 नंबर का है, उसके में किसकी बात कर रहा है, ये एप्सिलॉन NH2 की बात कर रहा है, अमीनो ग्रुप की बात कर रहा है। तो वो कैसा होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये अपन लिख भी दिए और डायग्राम में भी दिख रहा है आपको। ये क्या काम करता है, ये जो दूसरा न्यूक्लियोसोम है उसका जो H2A है H2B है, उसके कौन से डोमेन से, नेगेटिव डोमेन से क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। क्या करता है, इंटरेक्शन करेगा। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, आपके पास में दो न्यूक्लियोसोम है और वो दो अणु आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि पैकिंग करनी है ना आपको। तो कैसे पैकिंग करनी है आपको, किस प्रकार से कंडेंसेशन होगा इसके अंदर। H4 है तो H4 का कौन सा वाला, 16 नंबर का जो क्या है लाइसिन है, उसका जो एप्सिलॉन NH2 है अमीनो ग्रुप है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो एक तरफ तो पॉजिटिव है और एक तरफ क्या है H2 और H2B डोमेन के पास में क्या है, नेगेटिव ग्रुप है। तो आपस में दोनों क्या करते हैं, इंटरेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से इंटरेक्शन करेंगे तो आपस में न्यूक्लियोसोम क्या होंगे, कंडेंस होंगे। क्या होंगे, कंडेंस। तो इस प्रकार से क्या होगी, पैकेजिंग होगी ना, पैकेजिंग होगी ना। तो ये आपस में कंडेंस होते हैं तो पैकेजिंग होगी। 30 नैनोमीटर से कितने बनेंगे आपके, 700 नैनोमीटर बनेगा ना, आगे की तरफ जाकर फिर 1400 नैनोमीटर बनेगा आपको क्रोमोसोम। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से क्या कर रहा है ये टेल आपस में क्या कर रही हैं, कंडेंसेशन करवा रही हैं, इंटरेक्शन करवा रही है ना आपस में। एक तरफ है पॉजिटिव, एक तरफ क्या है, नेगेटिव है। जैसे कि अभी ये थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया था आपको, ये आपका क्या है, DNA रेप्ट है। आपने किसका यूज किया है, प्रोटीएज का यूज किया है। तो आपको पता प्रोटेक्शन कौन देगा बताओ, 147 या 146 वाला, यही तो देगा बेस पेयर वाला ही, तो जो किसके ऊपर लिपटा हुआ है, हिस्टोन के ऊपर लिपटा हुआ है। अरे लिंक का DNA काम थोड़ी करेगा, लिंक का DNA तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा आपका। तो जो बाहर वाला लिंक का DNA दिख रहा है आपको वो क्या हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। तो ये आपका जो है फ्रेगमेंट क्या हो गए हैं, यहाँ से रिमूव हो गए हैं। आपके पास में सिर्फ क्या बचेगा, 30 नैनोमीटर फाइबर का बचेगा। सॉरी 30 नैनोमीटर फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि 30 नैनोमीटर फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए आपको, लिंकर भी चाहिए ना, और आपको H1 भी चाहिए ना। तो सिर्फ इससे तो क्या बनेगा आपका, ये तो न्यूक्लियोसोम में बनेगा इससे। तो समझ में आ गई क्या बात आपको। ये क्या है, किसका इंपॉर्टेंस है, ये टेल का इंपॉर्टेंस है। ये टॉपिक तो हुआ ही नहीं।